एक गांव में दो दोस्त मदन और सुरेश रहते थे। दोनों रोज साथ साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। रोज की तरह दोनों एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उस दिन उन दोनों को जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। तभी सुरेश कहता है, भाई मदन, जंगल में सूखा पेड़ तो हमने पहले ही काट चुके हैं। अब तो जंगल में हरे भरे पेड़ हैं। हाँ सुरेश, लेकिन अगर हम लकड़ियां काट कर बाजार में नहीं बेचेंगे तो हमारे घर की खर्च कैसे चलेगा? सुरेश, हम इन पेड़ों में से ही किसी एक पेड़ को काट लेते हैं। नहीं मदन, सूखे पेड़ की बात अलग है, पर किसी हरे भरे पेड़ को काटना ठीक नहीं है। और फिर हरे भरे पेड़ की लकड़ी कौन खरीदेगा? उसे तो सुखाना पड़ेगा। गीले लकड़ी को सुखाने में भी बहुत समय लगता है। दोनों निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सुरेश की पत्नी माधवी सुरेश से कहती है, क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ लौट कर आए? सुरेश माधवी को बताता है, माधवी, जंगल में अब कोई सूखा पेड़ नहीं बचा है और हरे पेड़ को काटने में मेरी इच्छा नहीं है, इसीलिए चला आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस काम के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई काम नहीं है। ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा? माधवी, तुम सही कह रही हो। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ, काश मेरी कोई दुकान होती जिसमें कोई काम कर लेता, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। उधर मदन की पत्नी महिमा मदन से कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम। अरे पेड़ तो पेड़ होता है, हरा हो चाहे सूखा। अगर सूखा पेड़ नहीं था तो हरे पेड़ ही काट लाते, कम से कम घर का खर्च तो चलता। वैसे भी ये गरीबी की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ मैं। महिमा, मैं क्या करता? मैं तो लकड़ी काटने चाहता था, लेकिन सुरेश की वजह से नहीं काट पाया। सुनो, अब तुम सुरेश के साथ लकड़ी काटने नहीं जाओगे, तुम कल सुबह अकेले ही निकल जाओगे। अगले दिन पत्नी के कहने पर मदन अकेले ही लकड़ी काटने के लिए जंगल चला जाता है। तभी सुरेश मदन को बुलाने उसके घर आता है और उसे आवाज लगाता है, मदन, अरे ओ भाई मदन, कहाँ हो? आज लकड़ी काटने नहीं चलोगे क्या? तभी महिमा बाहर आती है और कहती है, अरे सुरेश भैया, वो आज सुबह जल्दी ही निकल गए। क्या वो आपको बुलाने नहीं गए? कह तो रहे थे वो आपको बुलाकर ही जंगल जाएगा। हो सकता है वो मेरे घर गया हो बुलाने और मैं इधर आ गया। चलो मैं जंगल ही चला जाता हूँ, क्या पता मुझे वही मिल जाए। ये कहकर सुरेश जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में पहले से मौजूद मदन सोचता है, सुरेश आता ही होगा। उसके आने से पहले इन पेड़ों में से किसी एक पेड़ को काटकर खूब सारी लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि सुरेश तो हरा भरा पेड़ काटने नहीं देगा और जंगल में अब सूखा पेड़ कौन ढूंढेगा। ऐसा सोचकर मदन जंगल में एक पेड़ को काटने लगता है। हाँ, ये पेड़ ठीक है, इसी पेड़ की लकड़ियां काटने लगता हूँ। मदन जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारने जाता है, तभी उस पेड़ में से एक इच्छाधारी नाग प्रकट होता है और कहता है, इस पेड़ को मत काटो मित्र, इसे छोड़ दो, कृपया मत काटो। यह आवाज सुनकर मदन डर जाता है और देखता है उसके सामने एक इच्छाधारी नाग है। मदन डरते डरते कहता है, अरे ये क्या, ये पेड़ में से नाग कैसे आ गया? मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। इस पेड़ को मत काटो मित्र, बदले में तुम्हें वरदान दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी चाहते हो वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। नागराज की बातें सुनकर मदन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, अगर ये नागराज मुझे कुछ देना चाहता है तो क्यों ना मैं इस नाग से खूब सारा सोना मांग लेता हूँ, फिर पूरी जिंदगी मजे से रहूंगा। महिमा भी बहुत ही खुश होगी। क्या सोच रहे हो मित्र? नागराज, क्या तुम मुझे
खूब सारा सोना दे सकते हो, जिसमें मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं। तभी नागराज मदन को खूब सारा सोना दे देता है, जिसे देखकर मदन बहुत ही खुश हो जाता है और सारा सोना लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बातें महिमा को बताता है। इतना सारा सोना, वाह, ये हुई ना बात। आज तो आपने मेरी दिल खुश कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हम अमीर हो गए। अब मैं सारी जेवर गहने सब कुछ खरीदूंगा और गांव की सभी औरतों को दिखाऊंगा। आज तक गरीबी में जीते जीते तंग आ गई हूँ, अब मजा आएगा। हाँ महिमा, अब हम लोगों को दिखाएंगे कि अब हम भी अमीर हो गए हैं, अब मजा आएगा। महिमा और मदन नागराज से खूब सारा सोना पाकर लोगों को अपनी अमीरी का घमंड दिखाना शुरू कर देता है। उधर सुरेश मदन को ढूंढते ढूंढते उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। पता नहीं कहाँ निकल गया मदन, उसे इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला। तभी पेड़ में से वही इच्छाधारी नाग प्रकट होता है और कहता है, मित्र, क्या तुम भी इस पेड़ को काटने आए हो? कृपया इस पेड़ को मत काटो। ये आवाज सुनकर सुरेश डर जाता है और डरते डरते उस नागराज से पूछता है, अरे तुम तो एक नाग हो, तो इस पेड़ को काटने से क्यों रोक रहे हो? मित्र, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ। अगर तुमने इस पेड़ को काट दिया तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। क्या तुम भी इस पेड़ को काटने आए हो? कृपया इस पेड़ को मत काटो। बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। नहीं नागराज, तुम निश्चिंत रहो, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। मैं किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता, मैं तो सिर्फ सूखा पेड़ को ही काटता हूँ। और मैं यहाँ अपने मित्र मदन को ढूंढता हुआ आया हूँ। नागराज, क्या तुमने मेरे मित्र को कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा मित्र इस पेड़ को काटने के लिए आया था। मैंने उसे कहा कि इस पेड़ को मत काटे, बदले में उसे वरदान दूंगा। उसने मुझसे खूब सारा सोना मांगा। क्या तुम्हें भी खूब सारा सोना चाहिए? बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नागराज, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ। सुरेश की बातें सुनकर नागराज बहुत ही खुश हो जाता है और सुरेश से कहता है, वाह, बहुत ही बढ़िया मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक उपहार देना चाहता हूँ। ये एक जादुई फल है। इस फल का बीज तुम अपनी आंगन में बो देना, जिससे एक जादुई पेड़ बन जाएगा। इसमें खूब सारे स्वादिष्ट फल लगेंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और तुम उन स्वादिष्ट फलों से अपना व्यापार कर सकते हो। नागराज की बातें सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और फल लेकर अपने घर आ जाता है। सुरेश सारी बातें अपनी पत्नी को भी बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? उस नागराज ने अगर हमें ये जादुई फल दिया है, जल्दी से हम इसके बीज को अपने आंगन में बो देते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर के आंगन में बीज को बो देता है और कुछ दिन बाद वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसमें खूब सारे फल लटक रहे होते हैं। सुरेश उन फलों को बाजार में बेचने लगते हैं और उनका गुजारा अच्छे से चलने लगता है। तभी एक दिन मदन बाजार आता है और सुरेश को फल बेचता हुआ देखता है। मदन सुरेश के पास जाता है। अरे सुरेश, फल बेच रहे हो? हाँ ठीक है, फल ही बेचो, क्योंकि तुम्हें जो मौका मिला है उसका तो तुमने फायदा उठाया ही नहीं। सुरेश, मुझे पता है तुम भी उस नागराज के पास गया था, परंतु अब सोच इस बात का है कि उस नागराज से तुम कुछ मांग नहीं सके। मुझे देखो, मैंने नागराज से ढेर सारा सोना मांगा है और मैं आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तुम्हारी तरह फल नहीं बेच रहा हूँ। सुरेश मदन की बातें सुनता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता है।
और कुछ दिन बीत जाता है और मदन के घर में चोरी हो जाता है और उसका सारा सोना रुपया सब चोरी हो जाता है। ये देखकर मदन और महिमा बहुत ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। क्या अब हमें फिर से गरीबी में रहना होगा? नहीं, अब मैं गरीबी में नहीं रह सकती। तुम अभी फिर से उस नागराज के पास जाओ और फिर से खूब सारा सोना मांग कर ले आओ। हाँ महिमा, मैं अभी उस नागराज के पास जाता हूँ। मदन नागराज के पास जाता है और उससे सोना मांगता है। माफ करना मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को एक बार ही वरदान देता हूँ, बार बार नहीं। और तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे ही लालच और घमंड का परिणाम है मित्र। तुम्हारा दोस्त मुझसे सोना नहीं, अपनी मेहनत का फल मांगा है। उसके पास आज भी धन दौलत नहीं है, फिर भी वो खुश है। और तुमने उसे अपने धन दौलत का घमंड दिखाया है और अपने ही मित्र को नीचा दिखाया है। इसीलिए तुम्हारे कर्मों का ही फल है मित्र। नागराज की बातें सुनकर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है